साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। साथियों ये प्रैक्टिस सेट का जो सिलसिला चल रहा है, इसमें आज जो है आपका ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है? ये 7वां है, 8वां नहीं, 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो अभी जो है 2-3 और बचे हैं, यानी कि हम आपको कंप्लीट 350-400 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आपके सामने क्लास नंबर 1 से शुरू किए हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 से। तो आज 7वां है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्लास जरूर विजिट करनी है, ठीक। तो आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है ये अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये साथियों चित्रकूट में स्थापित किया गया है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय। और ये कैसा विश्वविद्यालय है? तो ये निजी क्षेत्र का विद्यालय है। निजी क्षेत्र का मतलब क्या है? ये प्राइवेट विश्वविद्यालय है और प्रथम विश्वविद्यालय अपने उत्तर प्रदेश का। किसके लिए? ये विकलांगों के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो इनमें से बताएंगे कि सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि कौन सा इसमें है। तो इसमें से साथियों ये बीएचयू जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको जो है प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। और इसकी स्थापना वर्ष बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये 1916 में इसका स्थापना किया गया है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष 1920 है, ठीक। तो इसे ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है इसका स्थापना वर्ष। और ये जो है सर्वप्रथम मतलब अपने उत्तर प्रदेश का ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए भी इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो इनमें से बताएंगे कि कौन सा है जो कहां पर नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो नॉलेज पार्क की स्थापना ये ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना किया जा रहा है। और नोएडा को साथियों प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है। प्रदेश का शो विंडो के रूप में इसे जाना जाता है। और एक रूप में जाना जाता है, नोएडा को हम फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? फिल्म सिटी के रूप में। और यहीं पर जो है अपने देश की पहली पॉड टैक्सी चलाई गई है। पॉड टैक्सी कहां पर? ये नोएडा में चलाई गई है। और ये नोएडा से फिल्म सिटी तक जाएगी। कहां तक जाएगी? नोएडा से फिल्म सिटी तक जाएगी। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे कि ये कहां से कहां तक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को साथियों ये कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने आर्थिक क्षेत्रों में? यानी कि कितने इकोनॉमिक जोन में बांटा गया है? तो ये 4 आर्थिक क्षेत्र में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन अपने उत्तर प्रदेश में कब किया गया था साथियों? तो ये 1971 में योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1971 में किया गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो ये विकेंद्रित नियोजन प्रणाली पूछा जा रहा है। एक होता है केंद्रित और दूसरा होता है विकेंद्रित, यानी कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो इसमें जो है विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू किया गया था? 1982 से 83 ईस्वी में ये विकेंद्रित नियोजन प्रणाली शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? तो नियोजन की उत्तर प्रदेश में कितनी प्रणाली जो है ये लागू है अपने उत्तर प्रदेश में? तो नियोजन की साथियों ये इनमें से 4 प्रणालियां लागू हैं। कितनी प्रणाली है नियोजन की? 4 प्रणाली है नियोजन की, ये लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र विकसित हुआ है? यानी कि उद्योगों के विकास की दृष्टि से अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक विकसित है?
तो इनमें से जो है ये पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा विकसित हुआ है और यहीं पर जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी है। पश्चिमी क्षेत्र में उत्पादकता है सबसे ज्यादा। और किस चीज की उत्पादकता की चर्चा हम कर रहे हैं? तो जो कृषि क्षेत्र में श्रमिक लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में श्रमिक लगे हुए हैं, उनकी उत्पादकता यहाँ पर सर्वाधिक है। और ये इसको किस प्रकार समझेंगे? तो इस प्रकार समझेंगे इसको कि जैसे किसी क्षेत्र पर, किसी खेत पर, किसी पर्टिकुलर एरिया पर 10 लोग काम कर रहे हैं और काम वहां कितने लोगों की है? 5 लोगों की है। वो काम 5 लोग आसानी से कर सकते हैं। तो वहां पर क्या है कि 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 10 लोग अपने क्षमता के हिसाब से ज्यादा काम करते हैं, यानी कि उनकी उत्पादकता दिखाई पड़ती है। और कहीं कहीं पर क्या होती है? छिपी बेरोजगारी की तरीके से कि काम 2 लोगों का है लेकिन सब फालतू ही है, तो कई लोग काम में लगे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो उत्तर प्रदेश के आय का सबसे बड़ा भाग जो है ये किस कर से प्राप्त होता है? इनमें से, तो इनमें से जो है ये उत्तर प्रदेश के आय का सबसे बड़ा भाग व्यापार कर से प्राप्त होता है। किस कर से? व्यापार कर से, यानी बिजनेस पर्पज में ये जो है आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है अपने उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का सर्वाधिक कहां किया जाता है? तो क्या पूछा जा रहा है कि व्यापार कर का सर्वाधिक और क्या है ये संग्रहण कहां किया जाता है? तो व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहां पर किया जाता है? तो ये राजधानी में किया जाता है, यानी कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण किया जाता है। और आगरा से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आगरा जो है साथियों, इसे यहां पर पहली बार वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया। वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम ये शुरू किया गया है। कहां पर? तो ये आगरा में शुरू किया गया है। और जो है आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। किसने की है? सिकंदर लोदी ने की है। और कब की है इसका साल भी पूछा जाता है। तो ये 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया है। और गाजियाबाद से बात करते हैं। तो गाजियाबाद जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जिला है। कौन सा है ये? ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला जिला है गाजियाबाद। और कानपुर से बात करते हैं। तो कानपुर में संस्थान है 2। कौन कौन सा? एक है NSI और दूसरा है IIPR, यानी कि नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट। और दूसरा क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, यानी कि दलहन शोध संस्थान यहीं पर है। और यहीं पर अपने प्रदेश की एकमात्र ये IIT भी है, IIT कानपुर। तो IIT कानपुर यहाँ पर कहां पर है? ये कानपुर में है। और यहीं पर एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर है? तो ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। किसके नाम पर है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार पर इन कथनों पे विचार करना है। तो कथन क्या क्या है? पहला है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। तो ये व्यय होना चाहिए। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य, हाँ ठीक है, ये आय ही होगा। प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा है, संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो ये भी बात सही लग रही है और ये भी लग रहा है सही है। अब तीसरा है, संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो ये बात सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्यों? अगर कारखाने अधिक होते तो इतनी बेरोजगारी नहीं होती, लोग अपना जीवन यापन इन कारखानों में अपना नौकरी चाकरी करके व्यतीत कर लेते।
तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये पहला और दूसरा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया? तो जिला योजना समितियों का गठन साथियों कब किया गया है? हाँ, ये जिला योजना समितियों का गठन तो ये जो है साल 1999 में किया गया है, जिला योजना समितियों का गठन। तो इसको याद रखेंगे कि जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ये जो है आपका ये केंद्रीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तो ये केंद्रीय क्षेत्र है। यहां पर उत्तर प्रदेश में आर्थिक ये सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ये आपका प्रयागराज है। कौन सा है? ये प्रयागराज है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 12 हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो ये प्रयागराज है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई? तो पूर्वांचल विकास निधि की बात हो रही है, तो ये कब शुरू किया गया है? पूर्वांचल का विकास करना कब शुरू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये 1990 से 91 के मध्य उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निधि योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर ग्राम विकास योजना कब शुरू की गई? तो अंबेडकर ग्राम विकास योजना की बात चल रही है, तो ये कब शुरू की गई है साथियों? तो ये साल 1991 में अंबेडकर ग्राम विकास योजना शुरू की गई है। देखिए, ये योजनाओं से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका उद्देश्य, इसका ईयर या इससे जितनी भी जुड़ी बातें हैं, तो ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए ही हैं ये, तो इसीलिए आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इसको ऐसे नहीं देखिएगा, अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप इसे नोट करेंगे जरूर, ठीक, और एक बार एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग कब स्थापित किया गया साथियों? तो ये जो है साल 1991 में स्थापित किया गया। ये आपका 1991 लिखा है, 1991 लिखा गया। ये ऑप्शन इसके रॉन्ग सेट हुए हैं, तो इस पे नहीं ध्यान दीजिएगा। ये 1991 में, चलिए यहां लिख देते हैं, 1991 में ये शुरू किया गया समाज कल्याण विभाग, ये स्थापित किया गया। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य महिला आयोग का गठन पूछा जा रहा है। देखिए, ऐसे आप महिला आयोग को याद होगा, लेकिन ये राज्य की बात पूछ रहा है। तो राज्य महिला आयोग का गठन अपने उत्तर प्रदेश में कब किया गया है? तो ये कब किया गया था? ये साल 2004 में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और साल 2008 अगर इसमें आया है, तो थोड़ा सा इसमें बताते हैं कि साल 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और एक योजना चलाई गई गंगा को सफाई करने के लिए। एक योजना चलाया गया NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और उसी टाइम पे, उसी समय पे एक गंगा का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। एक राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो उसका नाम क्या है? ये है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन या सुसु इसे कहते हैं। तो इसके लिए एक डे भी मनाया जाता है, गंगा डॉल्फिन डे। कब मनाया जाता है? ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है गंगा डॉल्फिन डे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? तो जल्दी से बताएंगे कि कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है। तो ये जो है पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है। कौन सी योजना है? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो ये किससे संबंधित है? बीमा तथा पेंशन तथा बीमा लाभ।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की स्वाधार योजना संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश की स्वाधार यानी कि अपना, स्व का मतलब स्वयं का, आधार, तो स्वयं आधार योजना, इसे अलग करके देखिए। थोड़ा सा क्या है कि कोई टर्म आए तो उसको अपने भाषा में अगर आप समझेंगे तो हो सकता है आपको उत्तर पहले से ना पता हो या थोड़ा बहुत पता हो, भूल रहा हो, उसे लिंक करके थोड़ा सा आप इसको सही कर सकते हैं। तो स्वाधार योजना यानी कि अपना आधार, तो ये किसके लिए? तो ये संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने के लिए, यानी कि जो महिलाएं संघर्षशील हैं उनकी सहायता करने के लिए ये स्वाधार या उनके आधार के लिए ये कि वो अपना आधार स्वयं बने, इसके लिए ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2011 को निश्चित की गई नई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभकारी वे व्यक्ति होंगे जिनकी आय होगी। तो ये जो है कब की बात चल रही है? ये 14 सितंबर और साल 2011 की बात चल रही है, और इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभग्राही व्यक्ति कौन होंगे? तो जिनकी आय ये 5,000 रुपए तक है। कितनी है? 5,000 रुपए तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद या कानपुर। तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कानपुर है। कहां पर है? ये कानपुर है मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। और लखनऊ से थोड़ी सी बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं, यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया राजधानी लखनऊ में। और एक चीज याद रखेंगे कि यहां पर 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। कहां पर मनाया गया? ये राजधानी लखनऊ में मनाया गया 4 दिवसीय आम महोत्सव। और जो है वाराणसी से कुछ बातें याद रखेंगे कि यहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये कहां पर है? तो ये वाराणसी में है। और यहीं पर साथियों एक आयोजन किया गया वन वर्ल्ड टीबी समिट। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? ये वाराणसी में किया गया। और यहीं पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई वाराणसी में ही, हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी। कौन सी है? हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी। और वाराणसी से और कुछ बातें हैं। कौन सी? कि यहां पर काशी तमिल संगमम एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी तमिल संगमम। और इस कार्यक्रम से खास बात क्या है कि ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया, चलित किया गया। इसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो इसे ध्यान देंगे, इसका मंत्रालय पूछ सकता है। और इसी के नाम से एक ट्रेन भी चलाएगी, काशी तमिल ट्रेन के नाम से, इसके कार्यक्रम के नाम से। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो अपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो ये है साथियों गोरखपुर नक्षत्रशाला। कौन सी है सबसे बड़ी नक्षत्रशाला? गोरखपुर नक्षत्रशाला। और जो है ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है? तो ये लखनऊ में है, राजधानी लखनऊ में। और इलाहाबाद में एक है निराला आर्ट गैलरी। निराला आर्ट गैलरी ये कहां पर है? तो ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र कहां अवस्थित है? तो सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र जो है ये कहां पर है साथियों? तो ये है आपके प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है ये सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। और मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ को हम कैंची नगरी के नाम से जानते हैं, कैंची नगरी। और किस नाम से जानते हैं? क्रांति नगरी। कैंची और क्रांति नगरी। तो ये दोनों एक साथ जब भी बताते हैं हम आपको, दोनों एक साथ ही बताते हैं ताकि दोनों एक साथ आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए। और
इसे क्रांति नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि 10 मई 1857 के ये साल जो था, यहां पर मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम जो है यहां से शुरू हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी यहीं से भड़की थी, तो इसलिए इसे क्रांति नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला प्रदेश में कहां स्थित है? तो टिश्यू कल्चर के लिए ये ऊतक संवर्धन की प्रयोगशाला कहां पर है? तो ये लखनऊ में है, राजधानी लखनऊ में है। और अगर इसके आगे भी प्रश्न पूछे, क्या पूछेगा कि ये जो है ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ के किस संस्थान में है? तो ये है जो साथियों, ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क में ये स्थित है, अवस्थित है। कहां पर? लखनऊ के बायोटेक्नोलॉजी पार्क में ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला स्थित है। तो इसे तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वान परियोजना का संबंध है। तो स्वान परियोजना का संबंध इनमें से किससे है? तो जल्दी से बताएंगे। वैसे तो स्वान का मतलब क्या होता है? स्वान निद्रा आप लोग जानते होंगे। तो स्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है, ये अंग्रेजी का शब्द है। लेकिन यहाँ पर स्वान परियोजना का संबंध पूछा गया है, कहां पर है? तो यहाँ कुत्तों से इसका संबंध बिल्कुल नहीं है, ऐसे आप इससे ना डिकोड करिएगा। ये कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है स्वान परियोजना। तो स्वान परियोजना किससे संबंधित है? कंप्यूटर नेटवर्क से। बिल्कुल याद कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, क्योंकि यहां गलती करने का चांस है कि ये स्वान से, और ऑप्शन में कुत्ते के विकास से दिया भी गया है, तो इसमें गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जौनसारी जनजाति निम्नलिखित में से किन देवी देवताओं की पूजा करती है? तो जौनसारी जनजाति जो है ये किस देवी देवताओं की पूजा करती है? तो इनमें से जो है ये महसू देवता की, ये महसूस नहीं है, ये महसू है। और इस महसू का अगर कभी से और इसके आगे भी क्वेश्चन पूछ ले तो ये महसू, ये महाशिव यानी कि शिव जी के उपासक हैं ये लोग। लेकिन ये महाशिव की जगह पर महसू देवता यानी कि पूजा इन्हीं के करते हैं, लेकिन नाम इनका क्या है? महसू देवता। ठीक, तो इसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर महादेव दिया गया है, लेकिन ये इसी नाम से इनकी पूजा करते हैं, तो महसू ही आप लोग भी याद रखेंगे और सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशु पांचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो कौन कौन से उत्सव हैं? ये एक साथ दिए गए हैं, इनको याद करेंगे, क्योंकि ऐसे एक साथ जल्दी आपको नहीं मिलेगा, और ये अलग अलग करके पूछ लेगा, एक ही कोई पूछ लेगा। तो ये तीनों एक ही जनजाति से संबंधित है, विशु, पांचोई और दिवाई। तो ये तीनों उत्सव किसके द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये जौनसारी जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? जौनसारी जनजाति के द्वारा ये तीनों उत्सव मनाए जाते हैं, विशु, पांचोई और दियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो, घूमसू, झेला, घोडो, घी आदि नृत्य किस जनजाति से प्रचलित है? तो रासो, घूमसू, झेला, घोडो, घी आदि नृत्य जो है ये किससे संबंधित हैं? ये भी जो है जौनसारी जनजाति से संबंधित हैं। तो इसे बिल्कुल याद रखेंगे। ये 3 क्वेश्चन लगातार हो गए इससे, किससे? ये जौनसारी जनजाति से, तो इसे भी याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नीचे दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। तो इसमें जो है कौन सा सही नहीं है ये बताना आपको। तो पहला है घूमसू। तो घूमसू जो है ये क्या है? ये नृत्य है, बिल्कुल सही है। और बिस्सू तो ये भी त्योहार है। और पंडवाना जो है तो ये लोकगीत नहीं है। ठीक, पंडवाना क्या है? ये पंडवाना से आपको थोड़ी सी बातें बताते हैं। ये पंडवाना का मतलब पांडवों से है, पांडवों से है। और पांडवों का मतलब क्या है? महाभारत से है। पांडवों का संबंध किससे है? महाभारत से। और महाभारत क्या है? ये कथा है। तो ये जो है पंडवानी क्या है? पंडवाना ये कथा है, ना कि लोकगीत है। और पंचपुत्री ये बिल्कुल जौनसारी देवी, ये सही है। तो इसमें क्या पूछा था? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये पंडवाना जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अब साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? तो बुक्सा जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में निवास करती है। कहां पर निवास करती है, कहां पर पाई जाती है? तो बुक्सा बिजनौर, तो दोनों बा से ही शुरू हो रहे हैं, बुक्सा या बोक्सा कहते हैं उसे। बुक्सा बिजनौर, बुक्सा बिजनौर, 2-3 बार आप ऐसे बोलेंगे तो ये आपके दिमाग में लिंक कर जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और जनजातियों से संबंधित थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं कि बलरामपुर में क्या है, यहां पर थारू जनजाति संग्रहालय बनाया जा रहा है। थारू जनजाति संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके बलरामपुर में। और जो है थारू जनजाति जो है ये अपने उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और इसके लिए जो है एक विश्वविद्यालय बनाया गया है थारू जनजाति के लिए। ये कहां पर बनाया गया है? तो ये लखीमपुर जिले में बनाया गया है। कहां पर? लखीमपुर खीरी में बनाया गया है थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया है? तो ये कहां पर बनाया गया है? ये लखीमपुर खीरी में बनाया गया है और यहीं पर है आपका दुधवा नेशनल पार्क। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। तो इसे भी याद रखेंगे। और बांदा में जो है यहां पर कालिंजर दुर्ग है। कालिंजर दुर्ग कहां पर है? ये बांदा में है। और बहराइच से एक जनजाति से संबंधित यहां भी एक योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना चलाई गई है? ये होम स्टे योजना। होम स्टे योजना ये कहां पर चलाया गया है? तो ये बहराइच से चलाया गया है। और किसके लिए? ये थारू जनजाति से संबंधित है। अब इस योजना चलाने का श्रेय क्या है, ध्येय क्या है? तो इस योजना के माध्यम से यहाँ पर थारू जनजाति के जैसे कुछ इनके घास फूस के घर होते हैं, झोपड़पट्टी वाले, तो ये ऐसे घर बनाए जाएंगे, ऐसे उसमें आधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उनके तरीके से एक प्रकार से एक मॉडल दिया जाएगा और यहाँ पर स्टे करने वाले लोग जाएंगे और इनकी जनजातियों से संबंधित या इनसे रूबरू होंगे और इनके कल्चर के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक, तो ये था आपके होम स्टे योजना के बारे में। ठीक, इतनी बातें इससे भी आप ध्यान रखेंगे। और जो है ये बहराइच जो है आपका, ये नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। ये सीमाएं साझा करने वाले हम आपको ये पहले भी क्लासेस में बता रखे हैं। अब देखिए आपके चैनल पे यूट्यूब ये जो है यूपी जीके की ढेर सारी क्लासेस चल चुकी हैं और ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो आपके तुरंत के तुरंत आ सकते हैं परीक्षाओं में। ये खासकर वीडियो एग्जाम को ध्यान में रख के दिया जा रहा है लेक्चर आपका। और जो कक्षाएं चल चुकी हैं उसमें आपको ढेर सारा नॉलेज मिलेगा, स्टैटिक भी है, वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे। उन्हीं क्वेश्चनों का एक फिल्ट्रेशन है ये, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, तो अब साथियों आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर करेंगे और प्यार बांटेंगे। तो मिलते हैं साथियों अब आपसे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।